हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यार 7वीं बीपीएससी के पीटी में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन का भले ही लेट है सॉल्यूशन, लेकिन फुल एनालिसिस के साथ और टोटल आंसर जो है वो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर आपका आंसर 150 में 150 क्वेश्चन का मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह 12 तारीख को बीपीएससी के पीटी का एग्जाम हुआ था जिसका क्वेश्चन है। अगर इसका पीडीएफ भी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि ये टोटल क्वेश्चन जो है आपको वो टाइप किया हुआ है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का केवल स्कैन किया हुआ है, टाइप किया हुआ है। तो इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं और आगे भविष्य के लिए आप इसे स्टोर भी रखना चाहते हैं या रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। यहाँ ये भी एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स कि जो क्वेश्चन हम अभी तक जो सेट प्रैक्टिस चलवा रहे थे, जो अभी 63 सेट प्रैक्टिस तक चला जा चुका है, उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं आपके इस एग्जाम में, ये भी एनालिसिस हम लोग करते चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये 68वीं बीपीएससी के पीटी का पहला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रेंड्स, आपको बता दें सबसे पहली बात, इसमें दो बात कही गई है। पहली बात तो एक समानता की बात और दूसरी संरक्षण की बात। कानून के समक्ष समानता की चर्चा करें, समानता की चर्चा करें तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। समानता की चर्चा ब्रिटेन के संविधान से, लेकिन समान संरक्षण की अगर यदि जो बात किया जाए तो वो यूएसए की चर्चा करता है। कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो वो यूएसए के संविधान से अनुच्छेद 14 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान को बनाने में किसका कितना समय लगा था? तो ध्यान देंगे 2 वर्ष 18 महीने, 2 वर्ष लगा था, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। तो ऑप्शन नंबर सी में टाइपिंग में गलती हो गया है। ऑप्शन नंबर सी में जो है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मंत्री परिषद जो होता है वो सामूहिक तौर पर अगर यदि जो चर्चा किया गया है तो यहां पर ध्यान देंगे राज्य का है, ना कि केंद्र का। समझ जाएंगे, केवल मंत्री परिषद आपका रहता तो केंद्र का, लेकिन राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्लियर? यही अगर रहता मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं तो वो हो जाता आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर पूछेगा क्वेश्चन कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो आप ध्यान देंगे व्यक्तिगत रूप से राज्य की बात करेगा तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और केंद्र की बात करेगा तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और 73 विचार करना है कि कौन सा आपको उपर्युक्त में से कौन सा सही कथन दिया हुआ है। 73वां संवैधानिक संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था। किसका विकेंद्रीकरण किया गया था? ध्यान रखेंगे तो निर्णय लेने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है पूर्ण व्यवस्था किया गया था, ये भी सही है। तीसरा है न्यायिक शक्तियों का विवरण किया गया था, ये आपका नहीं शामिल होगा। जबकि प्रशासनिक शक्तियों का भी विकेंद्रीकरण किया गया था, ये भी सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 आपका सही होगा। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में कौन कौन शामिल होते हैं? ध्यान देंगे, यह नागरिकों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। क्या राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो नागरिकों के द्वारा सीधे चुने जाते हैं? ये आपका नहीं होगा। जबकि अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उपर्युक्त एक में से अधिक आंसर आपका सही होगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी 12 सदस्यों का मनोनयन जो होता है वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो विभिन्न क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किसका है? तो ध्यान देंगे, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी होता है, मूल अधिकार भी होता है, और कॉलेजियम प्रणाली जो है वो भी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित होता है। तो आपका ऑप्शन बनता है उपर्युक्त में से 1 से
अधिक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज्य संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो वैसे तो मतदान करने की आयु जो होती है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए, लेकिन पंचायत चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपकी आयु जो है वो 21 वर्ष की निश्चित तौर पर होनी चाहिए, जो 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत शामिल किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है? सही नहीं है की बात करता है। तो सबसे पहले बात, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है, यह बिल्कुल ही सही है। जबकि दूसरा है जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगा, यह बात आपका गलत है। यह कोई निश्चित नहीं है कि एक महिला होना निश्चित किया गया है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में यही कथन है जो आपका गलत है। बाकी सी भी है, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है, यह भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज्य संरचना का संचालन करती है? तो पंचायती राज्य संरचना का जो संचालन करती है वो ध्यान देंगे तो ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज्य व्यवस्था का संचालन करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रखंड स्तर पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया? आप ध्यान देंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। इसके पहले कार्यक्रम, क्योंकि इसमें कई प्रकार के कार्यक्रम थे, एक दो कार्यक्रम नहीं थे, कई कार्यक्रम थे, तो उन कार्यक्रमों में सबसे पहला कार्यक्रम कौन था जिसके रूप में स्थापित किया गया था? तो ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे राष्ट्रीय विस्तार सेवा भी एक कार्यक्रम के अंतर्गत, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही एक सेवा था, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना की बात किया जाए तो 1 वर्ष के बाद यानी 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी में स्थापित किया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP कहा जाता है, IRDP कहा जाता है। और इसकी स्थापना की अगर यदि जो बात किया जाए तो 1979 ईस्वी में किया गया था। सुचारू रूप से यह चालू 1980 ईस्वी में हुआ। क्लियर। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1979 ईस्वी में किया गया था। जबकि सहयोग आंदोलन है, यह सहयोग आंदोलन जो है, यह सहयोग आंदोलन सामुदायिक विकास कार्यक्रम के ग्रामीण विकास से संबंधित तो है, लेकिन इसकी स्थापना भी बाद ही में की गई थी। इसका देख लीजिएगा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है वह पहले कार्यक्रम के तहत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के पहले कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को शामिल किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? SEZ अधिनियम 2005 के एस का मतलब SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या रहे हैं? तो ध्यान देंगे उद्देश्य जो रहा है वो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना भी रहा है, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी रहा है इसका उद्देश्य, और रोजगार का निर्माण करना भी इसका उद्देश्य रहा है। तो 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही हो जाएगा इस उद्देश्य के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय इनमें से क्या है? तो नीतिगत कृषि विपणन प्रणाली में सुधार करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे कहा जाता है, मिनिमम समर्थन मूल्य कहा जाता है, इस नीति को अपनाया गया है, जिसके तहत इस न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत जो होता है वो 24 प्रकार के फसल उत्पादों का समर्थन मूल्य जारी किया जाता है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो यह सुझाव दिया था
SBS राघवन समिति, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब ध्यान देंगे, रंगराजन समिति जो है वो भुगतान संतुलन से संबंधित है, जबकि विजय केलकर समिति GST को लागू करने के लिए समिति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो समझेंगे। धूसर क्रांति, जिसे ग्रे क्रांति कहा जाता है, अंग्रेजी में कहेंगे तो ग्रे रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो ग्रे क्रांति का संबंध जो रहा है वह रहा है उर्वरक से, 4 से मिलेगा। गुलाबी क्रांति जो रहा है उसका संबंध रहा है प्याज से, गुलाबी क्रांति का संबंध रहा है, जबकि रजत क्रांति का संबंध अंडा के उत्पादन से रहा है और लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस के उत्पादन से रहा है। तो आपका आंसर बनता है 4132, 4132 ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? मानव संसाधन विकास पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना का आपको नाम बताना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना तो कृषि से संबंधित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वो था सेवा क्षेत्र से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वो आपको विभिन्न प्रकार के औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना भी मानव संसाधन विकास पर केंद्रित नहीं था और पंचम में नहीं था। तो इसमें जो आंसर जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं है जो मानव संसाधन विकास केंद्र पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? वो कर्नाटक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है? वह है यूनियन बजट 1991 से 92 में किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है वह ध्यान देंगे तो विकास था, आधुनिकीकरण था, आत्मनिर्भरता था, लेकिन साहित्य जो है वह कहीं से भी नहीं था कि साहित्य का विकास किया जाए। तो पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के अंतर्गत शामिल था 1, 2 और 3। अब ऑप्शन में मिलाएंगे, किसी में भी 1, 2, 3 नहीं है तो उपयुक्त में से आपका कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण जारी करता है? गरीबी रेखा का आकलन NSSO करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 के अंतिम के लिए क्या रहा था? तो वो नेगेटिव में रहा था और नेगेटिव 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर के रूप में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यक्रम भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? तो 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% ग्रामीण क्षेत्रों में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? अधिकतम कर उद्योग जो है वो पूर्णिया जिले में है वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है। 2015 से 16 में कितना से बढ़कर 2020 से 22 में कितना हो गया है? तो ध्यान रखेंगे 1062 से बढ़ा है, 1062 से बढ़ा है और 1090 हो गया है वर्तमान समय में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GDSP की वृद्धि दर कितनी रही है? तो 2.5% रही है। ये तो हमारा जो सीरीज दिए थे बिहार स्पेशल करके, बिहार स्पेशल में भी अगर आप देख लेते, रिवीजन कर लेते करंट अफेयर्स का, तो उसमें भी आपको मिल जाता। इसलिए कहते हैं किसी भी प्रकार का जब हम वीडियो अपलोड करते हैं, खास करके बिहार से स्पेशल या उस एग्जाम से स्पेशल चीजों को जो एग्जाम से रिलेटेड है, उस चीज का एक बार कम से कम केसरिया कमीशन क्लास के लिए
जरूर रिवीजन करके देखे जाएं तो निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है वह ध्यान देंगे तो सही है, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% रहा है। ये तो अभी भी पिछला वाला क्वेश्चन में भी था, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा अर्थव्यवस्था के मामले में। दूसरा है, बिहार में अधिकतम प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये भी बात बिल्कुल ही सही है। तीसरा है, अर्थव्यवस्था का व्यापारिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, व्यापारिक ढांचा के मामले में बहुत ही कम रहा है, तो ऑप्शन ये तो आपका होगा नहीं, तो डी जो होगा उपर्युक्त एक में से अधिक हो जाएगा, एक भी सही हो जाएगा और दो भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो स्वदेशी एवं बहिष्कार जो अपनाया गया था वो बंगाल विभाजन के विरोध में अपनाया गया था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 ईस्वी में दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था और इन्हीं के द्वारा स्वराज का झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कि कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या दिया गया था? तो उसका नाम की अगर यदि जो बात किया जाए कि क्या दिया गया था तो प्रजा मंडल आंदोलन दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आपका नहीं है? स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के से हाथ खींच लिया था, यानी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, ये वर्ष 2021 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। वर्ष 2021 में नहीं किया गया था, बल्कि वर्ष 1921 है, तो 1922 ईस्वी में किया गया था। 1921 में नहीं, 1922 ईस्वी में किया गया था और 1924 ईस्वी में पुनः इन्हें बीमारी का हवाला देते हुए, यानी तबीयत खराब होने के कारण इन्हें छोड़ दिया गया था, जेल से रिहा कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वह सही आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल और अल बिलाल जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही संपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी? तो ध्यान देंगे किस प्रकार मदद की थी, तो इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन कर दिया था। इस आधार पर भी राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई। दूसरी बात है, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, ये भी बात आपका सही हो जाएगा। तीसरा है, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करना, ये भी कथन सही है जो कि राष्ट्रीयता की भावना पैदा किया। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों में असहयोग, अच्छा इस बार का ऑप्शन जो है बड़ा अच्छा दिया है, अब कोई किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन इसमें नहीं रह गया है, तो इसलिए निश्चित तौर पर अब क्वेश्चन बनाने में ज्यादा इजी हुआ होगा। जो ऑप्शन में प्रॉब्लम हो जाता था कि इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं, तो एक ही साथ रहता था तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता था। इसलिए अब ये जो किया है, आपको मेनली रूप से 3 ही ऑप्शन में से छांटना है, बाकी का 2 उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर है तो दे दीजिए और कोई नहीं है तो दे दीजिए, ये बड़ा अच्छा है। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के संबंध में नगरों में सही आपका नहीं है, ये आपको दर्शाना है। तो आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, ये आपका गलत है। आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया था, ये गलत है, ऐसा नहीं है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया था, ये भी आपका सही नहीं है।
तीसरा है हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। ये बिल्कुल ही सही है असहयोग आंदोलन के संबंध में। तो सही 2 गो आपका नहीं है, तो आपका जो आंसर बनेगा 1 और 2। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहां जिस किसान नेता का जिक्र हो रहा है वह किसान नेता कौन थे? तो ध्यान देंगे, वह किसान नेता बाबा रामचंद्र थे। यह बाबा रामचंद्र यूपी में किसान आंदोलन के भी प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किया गया था 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948 तक वापस ले लेने की घोषणा की गई थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा। हालांकि बाद में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ही भारत से अंग्रेजों को भागना पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हम बिहार स्पेशल के क्वेश्चन में दिए हुए थे। बिहार स्पेशल जब करवा रहे थे कि एनसीईआरटी बिहार स्पेशल जो जानकारियां हैं उनमें ये सब क्वेश्चन एकदम हूबहू क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको हम हमेशा कहते हैं जब कभी भी ऐसे लेवल का एग्जाम दीजिए तो एनसीईआरटी, अब कोई भी लेवल का ऐसा नहीं है, हर एग्जाम में आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए एनसीईआरटी को भी पढ़ते चलिए और अगर नहीं संभव है तो कम से कम क्वेश्चन को रिवीजन करके निश्चित तौर पर आप जाइए। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? किस कर का विरोध करने के लिए विकल्प चुना था? यानी विकल्प के रूप में विरोध करने के लिए चिन्ह क्या था? विरुद्ध कर किसके विरुद्ध था? हाथी, विकास, मलवा, इसमें से कोई भी नहीं था। तो आपका आंसर बनता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नमक के जैसे ही नमक सत्याग्रह आ गया तो नमक के विरुद्ध विरोध करने का विकल्प चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 ईस्वी में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? थोड़ा सा ध्यान देंगे, भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण नहीं, इसके कारण इस्तीफा नहीं दिया। राजनैतिक कैदियों को छोड़ने के कारण नहीं। गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन करने के कारण इस्तीफा दे दिया था, नहीं। तो आंसर बनेगा उपर्युक्त में से कोई ऐसा कारण नहीं इसमें दिया हुआ है जो श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार से फरवरी 1938 में इस्तीफा दिया था। कोई इसमें से कारण नहीं है वैध कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बतक मियां जो थे वह गांधी जी की जान बचाई थी। या स्पेशलिस्ट बिहार से संबंधित जब डिटेल्स पढ़ेंगे बिहार का स्पेशल जानकारियां तो वहां ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो बिहार में किसानों की अगुवाई असहयोग आंदोलन के दौरान श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ये सब हूबहू एनसीईआरटी में जो आपको करवाए थे वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। निश्चित तौर पर आप उसको रिवीजन करते रहेंगे जब इस तरीका का एग्जाम देते हैं आप। जैसे आगामी आने वाला बिहार एसएससी है जो कि 5 मार्च को आपका डेटेड दिया हुआ है, तो वो सब में क्वेश्चन में रिवीजन एक बार एनसीईआरटी का जो भी हम डाले हैं वो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? अनर्त के नाम से जाना जाता था दक्षिण क्षेत्र को। गंगा के दक्षिण क्षेत्र को अनर्त के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो लोहा का प्रयोग देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में 3000 बीसी में हुआ था। 3000 बीसी में हुआ था। तो आपका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसके द्वारा करवाया गया था?
तो वो रुद्रदामन शक शासक रुद्रदामन प्रथम के द्वारा करवाया गया था, जो शक शासक थे। शक शासक रुद्रदामन प्रथम जो थे उनके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण और एक कृत्रिम जलाशय को बनाया गया था, और संस्कृत में शिलालेख भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो वो है गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष के रूप में, क्योंकि देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है और इलाहाबाद के गढ़वा मंदिर जो है वो गुप्त वंश के शासकों के द्वारा ही बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख जो नहीं है वो ध्यान देंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में, जो कि बिल्कुल ही सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच हुआ था। जी नहीं, टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं, बल्कि अकबर और हेमू के बीच यह युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। क्लियर? तो ये कथन आपका सही उल्लेख नहीं किया हुआ है। बाकी हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, और ऊपर तो ये तो भी आपका सही मिलान है। तो आपका ऑप्शन बनता है बी नंबर सही होगा, जो कि मिलान में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह पद का सृजन किया गया था, और यह एक राजस्व अधिकारी होता था जो बिचौलियों को समाप्त करने का काम किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को जारी किया, राजस्व प्रणाली को जारी किया, जिसके अंतर्गत राजस्व अधिकारी मुकद्दम या चौधरी का पद उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, राजस्व अधिकारी के लिए, जो बिचौलियों को समाप्त करने के लिए मुख्य रूप से था, अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था? कृष्णदेव राय के द्वारा। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था और संगम वंश की नींव डाली थी 1336 ईस्वी में। कृष्णदेव राय जो थे वह ध्यान रखेंगे कि यह तुलुब वंशीय शासक थे। तुलुब वंशीय शासक थे, और अष्टप्रधान जो था, इन्हीं के राज शासन में अष्टप्रधान नामक अधिकारी हुआ करते थे। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 ईस्वी में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो वह किया गया था किस समाज के द्वारा? ध्यान रखेंगे, यह किया गया था सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? सिरिल रेडक्लिफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था बंगाल के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया था? पवनार के, महाराष्ट्र के पवनार से प्रारंभ किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। पहले सत्याग्रही थे महात्मा गांधी के, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जबकि दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में मोंटफोर्ट सुधार, जिसे मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया, तो मोंटफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, यानी आपस में विभेद हो गया, टूट गए। जिन्होंने किसका गठन किया था? तो ध्यान देंगे, यह गठन इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन जो है वह भारत भेजा गया था
एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, दूसरा दिया हुआ है सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, तीसरा है पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरे पर काम करने के लिए। तो ध्यान देंगे इसमें से कौन सा आपका जो है वो सही हो जाएगा कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन भेजा कब गया था, ध्यान रखेंगे 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन जो है वो याद रखेंगे 24 मार्च 1946 ईस्वी को, 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत भेजा गया था। अब ध्यान रखेंगे इसमें कौन कौन से भारत भेजा गया था, जिसके कारण क्या थे। भारत भेजा गया था एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना और पाकिस्तान के लिए जिन्ना के मांग के ब्यौरे पर काम करना। तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए यह भेजा गया था। तो यह ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने हुमायूं को एक प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा, 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। यह हुमायूं को शेर खां ने कहा था, जिसे फरीद खां कहा जाता था और बाद में शेर शाह की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल पाल वंशीय शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। जबकि क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्यपाल प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ध्यान रखेंगे जय रामदास दौलत राम। क्लियर। जबकि सी नंबर ऑप्शन में जो दिया है सर मॉरिस गार्नियर हैलेट जो है वो बिहार के सेकंड राज्यपाल थे, दूसरे गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक इनमें से कौन से थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। तो पादरी की हवेली सबसे पुराना गिरजाघर है, जिसे सेंट मैरी का चर्च भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इसे ही सेंट मैरी का चर्च के नाम से भी यह जाना जाता है। ध्यान रखेंगे यह कैथोलिक ईसाई के द्वारा निर्मित है, कैथोलिक ईसाइयों द्वारा यह ध्यान रखेंगे स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवंगत अभिनेता कुमुद लाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। वो है शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं में की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है। 576। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। किरीट पारीख समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है। तो किसे सम्मानित नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे। सूरत को सम्मानित किया गया है, भोपाल को सम्मानित किया गया है, नवी मुंबई को शामिल किया गया है। इसके अलावा इस लिस्ट में मैसूर, विशाखापत्तनम और तिरुपति भी है। मैसूर भी है, विशाखापत्तनम और तिरुपति भी शामिल किया गया है। 5 स्टार कचरा मुक्त शहर की रैंकिंग में शामिल है। सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विशाखापत्तनम और तिरुपति भी शामिल है। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है,
तो प्रयुक्त में से ऐसा कोई नहीं है जो शामिल इसमें से है, तो ऑप्शन बनेगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है, ध्यान रखेंगे, यह किया है डिब्रूगढ़ असम में। असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI फसाई द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो हिमालयी याक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हॉल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित जो किया गया है वो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। और कहां किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, किस झील में? तो डल झील में। डल झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ध्यान देंगे, यह उद्घाटन जो किया गया है वो गुवाहाटी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था सुखना झील, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? सितंबर महीना को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या दिया गया है? तो नाम दिया गया है मेंगटियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो वो है मोना लाओ ज्वालामुखी। मोना लाओ ज्वालामुखी। किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन क्वेश्चन है, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? सेहान करना तिलका को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या रही है? ये पहले वाला क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स में भी हम बार बार रेगुलर से प्रैक्टिस में ये दे ही रहे थे। ये क्वेश्चन देखिए यहां से आया है। तो क्वेश्चन आप अगर करंट अफेयर्स का भी अगर देखते, जो स्पेशल करंट अफेयर्स दिए हैं उसमें भी और सेट प्रैक्टिस भी जो रिवीजन किए होंगे, निश्चित तौर पर क्वेश्चन यहां से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो 2022 की जो थीम रही है वो अंतरिक्ष और निरंतरता रही है। ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो वह है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरीज के द्वारा यह किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यह अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलिंस डिक्शनरी की का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 में निम्नलिखित में से कौन से शब्द को जोड़ा गया है? तो यह कर्मा क्राइसिस को जोड़ा गया है, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतरराष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? वो स्पेन के साथ मिलकर किया है। यह सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सॉल, सेनेगल के जो राष्ट्रपति थे, ध्यान देंगे, राष्ट्रपति मैकी सॉल एवं अब स्पेन के प्रधानमंत्री पेट्रो सांचेस, स्पेन के प्रधानमंत्री पेट्रो सांचेज के बीच जो है वह समझौता हुआ है, शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोन्सू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? तो निहोन्सू के लिए क्वेश्चन है, वो है, ध्यान देंगे, निहोन्सू के लिए जीआई टैग जापान के हैं। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोन्सू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा किया है कि उसने अपने इक्विलस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? वो है जाक्सा। यह जाक्सा अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो जापान की है, इस चीज को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या रखा गया है? ऑप्टिमस इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है बिहार में, वह बनाया गया है कदीराबाद, दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम रहे? ये भी हम करंट अफेयर्स में, बिहार के स्पेशल करंट अफेयर्स में ये भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, स्पेशल करंट अफेयर्स अगर एक बार रिवीजन कर किए होंगे तो निश्चित तौर पर वहां क्वेश्चन आया है। तो 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम रही है? तो सबसे कम जो रही है वो शिवहर की रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 से 21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? ये भी क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं स्पेशल करंट अफेयर्स में। 100 में से 52वां स्थान बिहार का रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? ये भी क्वेश्चन दिया हुआ करंट अफेयर्स स्पेशल में, ट्रैक साइकिलिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया? सारा जीआई टैग हम प्रत्येक सेट प्रैक्टिस में जीआई टैग दे ही देते थे, तो उसमें भी ये क्वेश्चन है, मिथिला के मखाना को जीआई टैग दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची से जोड़ा गया है? यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची से जो जोड़ा गया है वो ध्यान रखेंगे 2022 में लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला जो है उसको 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये लंगट सिंह कॉलेज कहां स्थित है? मुजफ्फरपुर में स्थित है और इस खगोलीय वेधशाला की स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे। क्लियर? सभी का ध्यान रखेंगे। महाबोधि मंदिर परिसर को 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और ध्यान रखेंगे, नालंदा महाविहार को 2016 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी से बिहार ने 36 राज्यों में कितने रैंक हासिल किए हैं? तो ध्यान रखेंगे, ये रैंक जो है वो हासिल किया गया है 26वां। तो ऑप्शन इसमें से कोई नहीं बनेगा, 26वां रैंक हासिल किया है बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? राजगीर में किया है। ये भी क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स स्पेशल में दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन या फिर बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा किया है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था, जो कि बढ़कर वर्तमान में कितना प्रतिशत हो गया है? तो ध्यान रखेंगे, यह था जो है वह 11.3% था और बढ़कर 15.3% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ जाती है? काबुल नदी से जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया था। क्लियर?
लायन प्रोजेक्ट 2004 में आया था। लायन प्रोजेक्ट 2004 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो ध्यान देंगे, यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, ये तो असत्य कथन है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ जो है वो क्या बढ़ता है? ऊंचाई के साथ बढ़ता है, गलत है, घटता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 13 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई आप देखेंगे, क्षोभ मंडल की औसत और क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर अगर चलते हैं, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई के बारे में 18 किलोमीटर कहा जाता है। जबकि अगर देखते हैं ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अगर देखा जाए तो 8 किलोमीटर होती है। तो इस आधार पर अगर यदि जो हम देखते हैं कि औसत ऊंचाई कितनी है तो 18 8 26 किलोमीटर टोटल है, और औसत की तुलना करेंगे तो 2 से, तो यानी कि 13 किलोमीटर जो है वो होता है औसत ऊंचाई क्षोभ मंडल का। लेकिन औसत ऊंचाई के मामला में अगर देखा जाए तो पढ़ने के लिए मिलता है 10 से 12 किलोमीटर। औसत ऊंचाई जो है वो 10 से 12 किलोमीटर देखने को मिलता है, पढ़ते हैं बुक में तब। क्लियर? अब ये बीपीएससी पर डिपेंड करता है कि इसका आंसर जो है वह या तो ये देगा या इनमें से कोई नहीं देगा। फिलहाल हम लोग मान के चलेंगे कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड के नाम से इसे जाना जाता है। पैंजिया जो है वो ध्यान रखेंगे एक ग्रीक भाषा का शब्द है। पैंजिया जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूरी पृथ्वी। सारी पृथ्वी जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, जो एक ग्रीक शब्द पैंजिया है। इसके दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना कहा जाता है और लॉरेशिया जो है उत्तरी महाद्वीप को कहा जाता है। उत्तरी क्षेत्र को लॉरेशिया और दक्षिणी क्षेत्र को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? महाद्वीपों के विखंडन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर नामक विद्वान के द्वारा 1912 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र जो है वो ध्यान देंगे, आर्कटिक तो उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक महाद्वीप जो है वो दक्षिणी ध्रुव, तो ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैनग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप शामिल किए जाते हैं? सबसे पहली बात ये देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। मन्नार की खाड़ी का बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको समुद्री जैव विविधता के रूप में शामिल किया गया है। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा सुंदरबन बायोस्फीयर के बारे में। सुंदरबन में नमक दलदल भी है, मैनग्रोव भी है, खास करके मैनग्रोव के बारे में थोड़ा सा जाएगा। ज्वार नदमुख भी यहां है, एसयूई समुद्र तट भी है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह कोई जैव विविधता वाला क्षेत्र नहीं है, ये तो टाइगर रिजर्व है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व है, ना कि बायोस्फीयर। तो ध्यान देंगे मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व इसमें शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार को CWG के श्रेणी में रखा गया है। भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर की समुद्र की ओर फैली हुई है? क्षेत्रीय सीमा 12 नॉटिकल मील दूर तक फैली हुई है और प्रादेशिक सीमा जो है वो 24 नॉटिकल मील। प्रादेशिक जल सीमा जो है वो ध्यान रखेंगे 24 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। जबकि ध्यान देंगे एकांतिक आर्थिक जल सीमा जो है वो ध्यान रखेंगे 200 नॉटिकल मील दूर तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो दामोदर नदी घाटी सबसे ज्यादा समृद्ध है, लेकिन सोन नदी घाटी और महानदी घाटी भी कोयले के भंडार के लिए समृद्ध माना जाता है। तो ऑप्शन में होगा एक से अधिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चीनी उद्योग के बारे में
महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, फिर से पुनः आ गया है। बीच में उत्तर प्रदेश आया था, लेकिन फिर से पुनः 2022 के अनुसार देखा जाए तो महाराष्ट्र फिर से आ गया अग्रणी चीनी उत्पादक में, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया। तो ये दोनों आपका बिल्कुल ही सही होगा, तो एक में से अधिक उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या है, तटीय क्षेत्रों में, अगर डायरेक्ट रहता आपका क्वेश्चन कि केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में सामान्य घटना होती है, तो यहां आंसर जो होगा वो होता मैंगो शॉवर्स, मैंगो शॉवर्स होता। लेकिन मैंगो की बारिश, आम की वर्षा वाला क्षेत्र का आम की वर्षा कहा जाता है केरल और कर्नाटक में, जो पूर्व मानसून वर्षा होती है। लेकिन यहां पर तटीय क्षेत्र करके इसका आंसर क्या बना दिया है? ऑप्शन नंबर ए ब्लॉसम शॉवर्स कहा जाता है, जिसे चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है। फूलों की बारिश, फूलों की बारिश, ध्यान रखेंगे तटीय क्षेत्र है, इसलिए इसका आंसर, और आंसर में थोड़ा सा एकदम टिपिकल क्वेश्चन बना दिया तटीय क्षेत्र डाल के, क्योंकि फूलों की बारिश जो है वह कहा जाता है ब्लॉसम शॉवर्स को, जो तटीय क्षेत्र में होता है। लेकिन अगर तटीय क्षेत्र न रहे तो मैंगो शॉवर्स यानी आम की वर्षा, आम्र वर्षा जिसे कहा जाता है, जो असम के क्षेत्र में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो हमारा वातावरण जो है, अब देखेंगे विकिरण ऊष्मा के कारण ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो हमारा जो वायुमंडल गर्म होता है वो संवहन के कारण गर्म होता है। क्लियर, हमारा वायुमंडल संवहन के कारण, लेकिन विकिरण ऊष्मा के कारण हमारा धरातल गर्म होता है, इस बात को ध्यान देंगे। तो वातावरण गर्म की बात करता है, तो विकिरण तो सभी में दिया हुआ कॉमन है विकिरण, तो जो सूर्य से जो तरंग आता है वो लघु तरंग के रूप में हमारा धरती पर पड़ता है, और धरातल हमारा क्या करता है, उसको दीर्घ तरंग के रूप में परावर्तित कर देता है वातावरण में। तो आंसर होगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों में लगती है? तो झारखंड की सीमा जो है वो 8 जिलों से लगती है, जबकि उत्तर प्रदेश की भी 8 जिलों से सीमा लगती है। तो ये दोनों ही आंसर आपका सही हो जाएगा, तो आंसर बनेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन आता है? वो आता है अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन। हालांकि पीरपंती रेलवे स्टेशन बड़ा रेलवे स्टेशन है, बड़ा रेलवे स्टेशन है, क्लियर, बड़ा रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है। लेकिन अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन जो है वो जो शामिल किया गया है उसको अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन के रूप में शामिल है। क्लियर, आप ध्यान देंगे कि पीरपंती रेलवे स्टेशन न होके तो अंतिम रेलवे स्टेशन जो होगा वो छोटा ही रेलवे स्टेशन है, अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन जो है वो शामिल आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में खनिज उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो खनिज उत्पादन में रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार मिलता है, बिल्कुल सही है। चूना पत्थर कैमूर भभुआ, कैमूर यानी कि भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी सही है। और जमुई जिले में सोने के भंडार अभी हाल ही में बहुत सारा मिला है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आंसर बनेगा उपर्युक्त में से, क्या तीनों दिया किसी में नहीं है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो फल्गु नदी जो है वो मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है फल्गु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना की जा रही है? ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागान की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि, ये भी क्वेश्चन हम डाले हुए 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम किसका है? तो बढ़ते हुए क्रम में आपको दर्शाना है, आरोही क्रम में आपको दर्शाना है। तो सीवान, उसके बाद किशनगंज और उसके बाद मधेपुरा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व सबसे ज्यादा है? तो गन्ना उद्योग का प्रभुत्व सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर
सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टी बिछाई गई है। अब बताइए यह प्रतिबिंब कैसा होगा। तो समझेंगे कि काले रंग का अवशोषण कर लिया जाएगा। उत्तल लेंस से जब प्रकाश गुजरेगा तो वह सफेद प्रकाश को अवशोषित, काला रंग क्या करता है, प्रकाश को, उष्मा को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण से वह, और काला रंग जो होता है उष्मा को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण से वह काला दिखाई देने लगता है। तो यह कम चमक वाला एक घोड़ा का प्रतिबिंब दिखाई देगा, कम चमकने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो है वह निर्धारित किया जाता है, ध्यान रखेंगे, कि आवृत्ति पर। वह ध्वनि की तीक्ष्णता जो है वो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बनेगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के सबसे उपयुक्त है। तो फोटो वोल्टिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल बियरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। रोलिंग घर्षण में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में भी कहा जाता है, कैच रोकने के बाद पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। तो फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में, तो अधिक बल लगेगा तो उसको चोट ज्यादा लगेगा, ये नहीं होगा। दूसरा, फुटबॉल द्वारा हाथों पर बल लगाए गए बल को बढ़ाने के लिए, नहीं, चोट ज्यादा लग जाएगा, ऐसा करने के लिए नहीं होता। जबकि संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, ताकि उसको चोट बहुत ही कम महसूस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित होता है। तो धनात्मक जो होता है वो अल्फा होता है, और बीटा जो होता है वो होता है ऋणात्मक, जबकि कैथोड जो होता है वो कोई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेवार होता है। केंद्राभिमुखी बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रिक केंद्राभिमुखी का मतलब होता है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए केंद्राभिमुखी बल होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो घर्षण बल स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलने के लिए घर्षण की जरूरत नहीं होती है। रासायनिक ऊर्जा से ध्यान रखेंगे, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में बदलने के लिए, हाँ, इसके लिए घर्षण की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जब माचिस की तीली को माचिस के डिब्बी से जलाने के लिए हम घर्षण करते हैं, तभी वह माचिस के डिब्बी में वो जो फास्फोरस, लाल फास्फोरस होता है, वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित है, और जब हम घर्षण करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और तीली जल उठती है। तो ये तो शामिल हो जाएगा। दूसरा, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में बदलने के लिए, गतीय ऊर्जा है और उसको ऊष्मा ऊर्जा में बदलना है। जब कभी भी ट्रक या ट्रेन को चलते हुए देखेंगे तो गति अवस्था में जा रही है तो उसे घर्षण बल के कारण ही ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि कभी कभी उससे चिंगारी भी निकलती है, तो वही आपको ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर बनेगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर मुड़ जाती है, तो ऐसे स्थिति में उसके विपरीत बाईं ओर यह व्यक्ति झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव से समायोजित करने की कोशिश करता है, तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। जैसे सितार बजाता ट्रिंग 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 मिलाता है, ऐसे करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। तो ऐसे करके वह ठीक करने की कोशिश करता है कि अन्य बाध्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति मैच खा सके और ध्वनि बराबर निकल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण क्या होता है। तो मिट्टी का एक तेल। द्रव्यों में कोई आकार, द्रव्यों का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो मिट्टी का तेल एक द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो ये उदाहरण होते हैं एल्यूमिनियम, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन में दिया हुआ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो योगदान करती है वो नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो एक से अधिक आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन से गैस को मुक्त करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं।
सी दिया हुआ है C2, इसको संग्रहित करके लिखेंगे तो C2H2O4, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 3 परखनली दी गई है, उनमें से एक में आशुद्ध जल का मतलब वर्षा का जल, शुद्ध जल, और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाता है? तो लाल लिटमस को नीला करने का काम क्षार का होता है, जबकि नीले लिटमस को लाल करता है अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड की गंध किसके समान होती है? सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है तो सिरका की तरह इसकी गंध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि कोई ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोई H3O आयन जो है वह मौजूद इसमें से नहीं है। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम का पता लगाना है आपको। सीमेंट की सेटिंग विषम का पता लगाने के लिए दिया गया है ऑप्शन। विषम का पता लगाने के लिए सीमेंट का सेटिंग जो है वो ध्यान रखेंगे, एक ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है और कोयले का जलना भी, लेकिन फल का पकना इसमें से ऑक्सीडेशन का उदाहरण नहीं है। ये दोनों ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, लेकिन फल का पकना ऑक्सीडेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? उसके पास समान क्रिस्टलीय संरचना होती है, नहीं। हीरा के पास क्रिस्टलीय संरचना के रूप में 4 आधार, जबकि ग्रेफाइट के पास 6, तो क्रिस्टलीय संरचना बराबर है नहीं, उसके पास समान डिग्री की कठोरता, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। और विद्युत का चालकता समान होता है, नहीं। हीरा विद्युत का सुचालक, लेकिन ग्रेफाइट हीरा विद्युत का कुचालक और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, तो ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई बनेगा, कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं? कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना पाई जाती है जिसके कारण से खुलते और बंद होते हैं रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के ... तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करता है। लाल, नीला और बैंगनी रंग, लाल, नीला और बैंगनी रंग को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? ध्यान देंगे, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना या पेड़ होता है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। और तीसरा है, पर्णवृंत पत्ती से जोड़ता है। क्वेश्चन पूछता है सही इसमें से नहीं है, तो सब तो इसमें से सही है, तो उपयुक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्शन पूल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, इसका कारण क्या होता है? अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? केवल डीएनए की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं उसे आप कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं, उसे ही कार्टिलेज कहा जाता है। कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि हड्डी में कौन सा? ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक के साथ एक रहते हैं, तो दोनों में ही क्लोरोफिल युक्त पाया जाता है, शैवाल और कवक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है, तो यह बैठती है अध स्तर की सतह के समानांतर बैठती है, इसलिए इसे अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है? फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार इसमें से कौन सा होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण लिम्फोसाइट हो जाएगा। अगर WBC रहता तो WBC आपका आंसर हो जाता, लिम्फोसाइट होता है जो थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है। लिम्फोसाइट जो होता है वो थाइमस ग्रंथि से स्रावित होने वाला
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? तो गलत कथन का पता आपको लगाना है। मांसपेशियों जोड़े में काम करती है, बिल्कुल सही है, जोड़े में काम करती है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, बिल्कुल सिकुड़ती है तो छोटी हो जाती है, जैसे बॉडी को हम फुलाते हैं तो छोटी हो जाती है, और कड़ा हो जाता है और मोटा भी हो जाता है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देती है। अगर ऐसा बात है तो पेट में क्या मांसपेशी नहीं है? लेकिन पेट में तो हड्डी नहीं है और वहां भी धक्का महसूस होता है, तो मांसपेशियां केवल हड्डी में धक्का देती है, ये बात गलत हो जाएगा। यही बात आपका गलत हो जाएगा मांसपेशी के बारे में। क्लियर? तो ये 140 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो मैथ और रीजनिंग का है, उसको आप देख लीजिएगा। ये 140 क्वेश्चन का आंसर रहा और सटीक आंसर हम देने का प्रयास किए एनालिसिस के बाद, तो आप इसको देखने का प्रयास करेंगे और रिवीजन भी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आगामी किसी ना किसी एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आज की सेवा को देते हैं विराम, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में। और हाँ, प्रत्येक सेट प्रैक्टिस जो हम आपको करवा रहे हैं वो सेट प्रैक्टिस देखने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन वैसे देने का प्रयास करते हैं जो आगामी एग्जाम के लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।